ठीक है, तो कल तो हम लोग है ना 22 तक डिस्कस किया था, 1 से 22 तक। इसमें आप लोगों ने अगर ट्राई किया हो, जो डाउट हो तो बता सकते हैं, जिन लोगों ने सॉल्व किया हो पूरा। सही 11 नंबर बताइए। इसको ट्राई किया बट आंसर नहीं आ रहा है। y बराबर एक्स प्लस टू ना, तो y बराबर एक्स प्लस टू रफली मान लो ये है। सो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मेनली तो हमें y चाहिए था ना, तो y निकालते हैं यहाँ से। तो हमें ये पॉइंट चाहिए y की वैल्यू, कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x की जगह माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू, इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर बुला लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इज ज़ीरो। सो फैक्टराइज कीजिए जी। सो क्या होगा, वाई प्लस टू वाई माइनस वन इज ज़ीरो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया y की वैल्यू माइनस टू एन वन, तो यहाँ माइनस टू है और यहाँ पे वन है। सो ये वन है और ये आपका माइनस टू है। सो अभी हमें चाहिए था ना ये, मतलब सो ये चाहिए, तो हमें इस पोर्शन पे इंटीग्रेट करना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो हो गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग। सो एरिया निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन अगर यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम कि इट्स बेटर कि हम ऐसा करें, पहले ये ले, तो इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x है y माइनस टू, इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x है माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखा हुआ था मैंने कल यहाँ पे कि y माइनस टू से माइनस वाई स्क्वायर, ये ना डी एक्स डी वाई, डी वाई डी एक्स, डी एक्स डी वाई अपनी मर्जी है। अब y की वैल्यू, इसका प्रोजेक्शन y एक्सेस पे लेंगे तो क्या होगा, तो माइनस टू से वन। सो माइनस टू से वन, तो यहाँ से आ जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू डी वाई, है ना, वन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स हो जाएगा। अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से माइनस टू से वन, अब एक बार अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट। सो इधर पुट करेंगे आप, सो माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू प्लस टू माइनस, सर हाँ सर हम लोग वो डबल इंटीग्रेशन में वन रख देते हैं, हम लोग एक ग्राफ माइनस दूसरा ग्राफ भी तो कर सकते थे सर कुछ। कौन सा माइनस कौन सा, सर ये डबल इंटीग्रेशन में हम लोग जो फंक्शन रखते हैं वन रख देते हैं,
ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, फॉर्मूला है, रख क्यों देते हैं, ये तो डिवाइड डी एक्स का फॉर्मूला है, यही लोअर में ब्रेक करोगे, मतलब डी डिवाइड, ये सिंपल फॉर्मूला है, रख क्यों देते हैं, रखते नहीं है, वो वन ही है एक्चुअली, वो हमेशा वन ही रहेगा। दिस इज आइडेंटिटी थ्योरम, समझ लो। ये है, लोअर क्लास में आप पढ़ते होंगे इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स, ये वही है, वही तो है डायरेक्टली। ये क्लास 12th में था इस तरह का फॉर्मूला, सिंगल इंटीग्रेशन से एरिया निकालना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि है ना, इसमें क्या स्ट्रिप बना दो, सिंपल आइडेंटिटी है कि डबल इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व गिव्स एरिया, डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये जो आप जानते हैं इसके बारे में क्या जानते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया अंडर अ कर्व एफ एक्स, तो वैसे ही यही चीज़ डबल इंटीग्रेशन में, इसी को मैं डबल इंटीग्रेशन में ऐसा लिख सकता हूँ, 1 dy dx 0 टू एफ एक्स ए टू बी। तो यहाँ 1 क्यों आया बताइए आप, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, इसको खोलोगे तो यही आएगा जो ये आएगा, सेम ही है। तो अगर इसी चीज़ को हम डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल हमें सो क्या -2 रखना है ना, तो ये प्लस हो जाएगा फिर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, तो y की जगह -2 तो -8, माइनस पहले से है तो +8 हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4/2 -4, एक बार चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन है जस्ट, नंबर सही से ऐड सब ट्रैक करोगे सही आंसर आएगा, इसमें कुछ खास, ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन है, 11 12th में इस तरह क्वेश्चन थे। अब वहाँ पे चैप्टर 8 क्लास 12th के एनसीईआरटी में है, एरिया अंडर अ कर्व, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यही चीज़ है वहाँ पे हम 11 12th में सिंगल इंटीग्रेशन से कर रहे थे, सेम क्वेश्चन सिंगल इंटीग्रेशन से भी होगा, अगर इसको मैं सिंगल इंटीग्रेशन से किया होता तब भी हो जाता। तो यहाँ हम डी एक्स है ना डी वाई लिखते, और फिर है ना राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, तो वही आता -y² माइनस y -2। जो लोग 12th क्लास इनको याद होगा तो इससे भी यही आंसर आएगा, -2 से 1, जो 12th क्लास में पढ़ते थे सिंगल इंडेक्स एरिया, वही यहाँ भी आया है इंडेक्ट। इंटीग्रेट कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है, सॉरी कैलकुलेशन करो इसमें। अब अगर ये 9/2 कैलकुलेशन आ रहा है। 9/2 आ रहा है, बाकी लोग देख लीजिए, तो आंसर क्या है, तो आंसर नहीं है ये, तो नहीं तो कहीं कैलकुलेशन हुआ होगा मिस्टेक, 9/2 सी है, कहाँ दिक्कत है, बेसिक चीज़ें हैं। एनीवे और किसी को कुछ डाउट है, 1 to 22 अभी तक हमने लास्ट के क्लास में गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स पेपर में हमने डिस्कस किया था, 1 से 22 तक क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ 23 से, ठीक है। यहाँ तक किया था। 23 कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from the population having PDF this, so then which of the following is the MLE निकालना है। तो एक तो नॉर्मल वे होता है सिंपल, कि राइट लाइक्लीहुड फंक्शन देन मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड, मतलब जो MLE निकालने का तरीका है सिंपल, क्या तरीका है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो और उसको मैक्सिमाइज करो, सो वो कर सकते हो। सो कैसे करते, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते थे, फिर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेते थे, फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते थे, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आता था बस वो मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज MLE। सो आपको लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ fx i फ्रॉम 1 to n, एंड देन कर सकते हो, नहीं तो एक काम में ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो आप चाहो तो, कि log x को t लेके थोड़े से ईजी बना लो फिर जाके कर लो सॉल्व, वो भी हो जाएगा, मतलब ये log x का होल स्क्वायर है ना, तो आप चाहो तो y ले लो log x के होल स्क्वायर को, और अगर log x के होल स्क्वायर को y ले लोगे तो ये y का जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा, हाँ ये होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/θ में थीटा का MLE क्या आता है, किसी को आइडिया है? तो अगर ये याद है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये वैसे ही होगा जैसे कल एक क्वेश्चन था कि y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x स्क्वायर,
तो यहाँ पे मैंने y तो इक्वल ले लिया उसके ना, तो अब सैंपल मान लो y1 y2 y3 yn है मेरे पास, ऐसा मान लीजिए। सो आप एक्सपोनेंशियल 1/थीटा रेट के लिए एमएलई निकालिए, और जो एमएलई आएगा तो उसमें जब yi आ रहा होगा क्योंकि y सैंपल लिया मैंने, तो उस yi को हटा के आप log xi रख दीजिए, log xi का होल स्क्वायर रख दीजिए, तब भी आंसर सेम रहेगा। तो उससे भी कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली थीटा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई तो कांस्टेंट है लाइक्लीहुड फंक्शन में। नहीं तो एक सिंपल अप्रोच ये है कि यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, अब इसको मैक्सिमाइज करो, तो उसके लिए हम लोग लॉग लगा देते हैं, तो आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हो, है ना, जिसको हम लोग समझ स्मॉल एल थीटा देते हैं। तो ये फाइंड कर लीजिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और इसको 0 पुट कर दीजिए, उससे थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, सिंगल पॉइंट आता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, बट आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते, डबल डेरिवेटिव निकाल कर आप चेक भी कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दूसरा अप्रोच ये है कि आप इसमें एमएलई निकाल लो, और जो एमएलई आएगा y सैंपल लिया, y1 y2 yn एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, तो y सैंपल में आप एमएलई निकाल लो और उसके बाद y की जगह log xi का होल स्क्वायर रख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लीजिए। ये खुद आपको कैलकुलेशन करना है, नहीं हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ, बट ट्राई एग्जाम तो खुद ही दोगे ना, तो खुद ही करोगे एग्जाम में भी, और यहाँ नहीं होगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा, ये है। तो x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, तो मतलब सीखना पड़ेगा, अगर यहाँ सीख लिए तो एग्जाम में भी कर पाओगे, नहीं सीखोगे नहीं होगा। तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो x साइज है यूनिफॉर्म 1/3 थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि y जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, ये जो y है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बताना है y के टर्म में कि एमएलई क्या है, व्हाट इज एमएलई इन टर्म, सॉरी एमएलई कह रहा हूँ, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, फाइंड करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे फिर से कई सारे अप्रोच है, आप तो सबका मीन निकालो, एक तरीका है कि सबका मीन निकालो। सो मीन निकालोगे तो जो भी थीटा के इक्वल आ जाएगी वो एमएलई है, अरे यार एमएलई अनबायस्ड एस्टिमेटर है। और दूसरा तरीका है कि एक साइज हमारे पास है यूनिफॉर्म 1/3 थीटा, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा फिर, नहीं तो सबका एक्सपेक्टेशन निकालो, जिसका एक्सपेक्टेशन थीटा आएगा वो सही आंसर है, तो उसके लिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे आप, ये सिंपल एक्सरसाइज है, नॉट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना। सो रैंडम वेरिएबल xi हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो xi ith माइनस 1/3, this will have distribution uniform 0, थीटा माइनस 1/3, फिर आ जाएगा xi माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ऐसे कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म 0, 1, ठीक है, और यूनिफॉर्म 0, 1 है, तो अब इसका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं, तो इसका जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक लोगे तो यहीं तो चेंज आएगा, आई तो बस यहीं पे है, तो बाकी जगह चेंज नहीं आएगा, तो इसका जब आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ले लेते हो तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड पैरामीटर n, 1। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, यही तो y था, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि y माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3 का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा n, 1। अब एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ लगा लो, तो जब आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो क्या होगा इसमें, है ना, तो ये y है, तो जब आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, तो इसका जो मीन होता है बीटा n, 1 का n/n+1। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और थीटा को राइट साइड में रख लीजिए, बस देखिए लेफ्ट में क्या रहेगा वही आंसर है, मतलब थोड़ा मैनिपुलेट करके, है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, y को बस इनसाइड रखना है, और तो इसको सिंप्लीफाई करना है, थीटा को राइट में लाना है, थीटा को राइट में लाना है, और थीटा को राइट में लाना है, तो जो यहाँ पे आएगा वही आंसर होगा, तो आपको ये देखना है, तो बस आपको इतना यहाँ से यहाँ तक जाना है, बाकी मैंने कर दिया कैलकुलेशन। नहीं आएगा उस हिसाब से, नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं आएगा उस हिसाब से, ए आएगा, अच्छा ठीक है। तो रहा है यहाँ n+1 डिवाइड बाय n सीधा मल्टीप्लाई करके थीटा माइनस 1/3, फिर उधर 1/3 ऐड कर देंगे, 1/3 ला दीजिए फर्स्ट ऑप्शन। हाँ 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 जी, तो ये यहाँ आ जाएगा, सही कह रहे हैं, तो ये यहाँ से है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा, सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से ये फिर वो
1/3 उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो y माइनस 1/3 अपॉन n, और बाहर n प्लस 1, तो n प्लस 1 अपॉन n, y माइनस 1/3 प्लस 1/3 बराबर थीटा जी, है ना। तो इससे हो जाएगा। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, जो थ्योरम्स होते हैं वो थ्योरम्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, सो उस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। नहीं तो फिर वो लेंदी वे होगा कि पहले आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF निकालो, फिर उससे मीन निकालो, फिर इन सब का ऑप्शंस का मीन निकालो, जिसका मीन मैच करेगा वो आंसर होगा। ये है। 25 पे आइए। 25 कह रहा है कि विजिबल है, देखिए सो डी ऑप्शन अभी दिख रहा है नहीं ना, तो यहाँ से जो है देखिए डी ऑप्शन दिख रहा ना, चलिए सो So x1, x2, xn, y1, y2, yn are independent and identically distributed random vectors, each having, है ना, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल, p डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल है। सो np म्यू सिग्मा है, सो p डायमेंशनल ना मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर म्यू एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, वेयर सिग्मा इज अ नॉन सिंगुलर, ठीक है। एक्स बार हमें पता है, वाई बार भी पता है, देन विच आर द वन ऑफ फॉलोइंग, ये थ्योरम है फिर से। सो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो आप इजीली आंसर डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। बताइए देख के, सिंपल थ्योरम है। है ना, एक ही थ्योरम को बस इधर उधर किया है, घुमाया है। जैसे इसी में अगर पूछा पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। सो एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवेरिएट में होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टाइप। अच्छा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ऐसा टाइप होता है ना। सो तो वैसा होता है ना, तो इसका क्या आंसर आता है वैसा। तो यहाँ अच्छा यहाँ स्क्वायर है ना, सॉरी वहाँ पे तो स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो होगा इस कुछ स्क्वायर टाइप का होगा ना, तो वैसा वैसे तो नॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल 0 1 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा काई स्क्वायर 1 यूनिवेरिएट में। मैं कहूँ जब पी को 1 रख देंगे, अगर मैं पी को जब 1 रख दिया 1 डायमेंशन ले लिए, तो ऐसे ये काई स्क्वायर 1 आ जाता है ना, तो इस टाइप का ही कुछ है ये। मतलब वो सी आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो सी यहाँ क्या आ जाएगा एन, बताइए जी आप लोग इसका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर पी, है ना। सो काई स्क्वायर पी, तो अगर पी को आप 1 रखेंगे तो यही वाली स्टेटमेंट वो बनेगी जो मैं वहां लिखा हूं। यूनिवेरिएट केस में पी को जब 1 रखेंगे तो यूनिवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा, तो वो जो थ्योरम है यूनिवेरिएट नॉर्मल, वो जो रिजल्ट है उसी का इक्विवेलेंट मल्टीवेरिएट में ये आपका रिजल्ट है, चेक कर लीजिए। सो देयर एग्जिस्ट सी, तो मतलब देयर इज मतलब कोई ऐसा सी जरूर है जिसके लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर पी है, तो पहला ही ट्रू है, और चूंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो बाकी सब फॉल्स ही होगा। अब बस आपको खुद को कन्विंस करना है कि फॉल्स क्यों है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जैसे आपको एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट चुनना है, और आप कॉन्फिडेंट है कि वो ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है, तो बाकी ऑप्शन इग्नोर कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट अभी आप देख सकते हैं कि बाकी क्यों गलत है। जैसे यहाँ पूछूं कि ये क्यों गलत है, ये जो लिखा हुआ है एक्स बार माइनस वाई बार ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स दिस, यहाँ भी मैं एन लगा देता हूँ, मान लीजिए एन नहीं, यहाँ पे 2n रखना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवेरिएट में बात करूँ कि एक्स यूनिवेरिएट नॉर्मल है, वाई भी यूनिवेरिएट नॉर्मल है, तो उस केस में मतलब यूनिवेरिएट सैंपल है मेरे पास, तो एक्स बार माइनस वाई बार का मीन तो 0 होना है, और इसका वेरिएंस कितना होना है 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, राइट। सो 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, इसका रूट ले लीजिए
और इसका अगर स्क्वायर करेंगे सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 होगा जी, देख लीजिए। ये भी का स्क्वायर पी ही आएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो गलत इसलिए क्योंकि यहाँ p माइनस 1 लिखा है इसलिए फॉल्स है। अगर यहाँ p डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो ये ट्रू हो जाता। ये वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवेरिएट सैंपल होता, अगर ये मल्टीवेरिएट सैंपल है, अगर यूनिवेरिएट सैंपल होता तो ये जो आपका आएगा x बार माइनस वाई बार मीन 0 और वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर बाई n, उसका होगा काई स्क्वायर 1 क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएगा, स्क्वायर करें काई स्क्वायर 1। तो इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट ये स्टेटमेंट है, मल्टीवेरिएट वर्जन है इसका, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स होता है इसलिए आप डिवाइड नहीं कर सकते मैट्रिक्स से, तो यहाँ इन्वर्स लिखा गया है वो, है ना। और ये कैपिटल सिग्मा है जो स्मॉल सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है मल्टीवेरिएट में, है ना। ये इसके बदले यहाँ पे ये आता है। सो मतलब जानते तो हैं सब लोग। तो यहाँ पे ये भी फिर यहाँ एन रख देंगे, एन नहीं, हाँ उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना होगा, n/2 होगा उधर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग तो n/2 टाइप का आएगा, स्क्वायर कर दिया ना, तो n/2 आ जाएगा एंड देन तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जो भी है। सो n/2 यहाँ c होगा n/2, तो उस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है काई स्क्वायर p, c को अगर n/2 रखेंगे तो, और लेकिन यहाँ पे p माइनस 1 बोला है इसलिए फॉल्स है। अगले वाला देखिए, एक्स आई माइनस एक्स बार समेसन कर दिया वाई आई, है ना, सिग्मा इनवर्स एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके। का स्क्वायर एनपी हो जाएगा। जैसे है ना यूनिवेरिएट के टर्म में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वैसा होगा कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये तो है ही, और अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड समेसन आई फ्रॉम 1 टू n टाइप का, जैसे कोई थ्योरम होता है, मतलब वो तो चलो हम यहाँ पे चाहे तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बनाएगा, है ना। तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, यूनिवेरिएट केस में बात कर रहा हूँ, अगर वैसा होगा तो इस तरह से कुछ बनेगा। तो ऐसा कोई रिजल्ट है नहीं, तो ये आएगा नहीं p डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वैसे ही यहाँ भी, अच्छा np आएगा, ओके। सो वैसे ही यहाँ पे आपके पास जो बनेगा देखना पड़ेगा। तो कहना मतलब ये है कि ये दैट थ्योरम है जो हम जानते हैं, शुरू में ही पढ़ते हैं जब मल्टीवेरिएट आप पढ़ते हैं, तो उससे पहला स्टेटमेंट ही ट्रू है तो बाकी इसमें गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये है रिग्रेशन का क्वेश्चन, है ना। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, तो वाई के इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लॉग के, है ना, लॉग के इज लाइक एक्स के कह सकते हो, तो एक्स के को लॉग के लिया है ना। वाई आई इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई, तो इन्होंने वाई आई को वाई के लिया है और एक्स आई को लॉग आई लिया है, एंड देन सो ऑन। एप्साइलॉन आई आर आई आई डी हैविंग डेंसिटी दिस, है ना। तो जो एप्साइलॉन आई और रैंडम वेरिएबल है और जिसका पीडीएफ ये है, क्या डबल एक्सपोनेंशियल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो एमएलई और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, अगेन इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पूछा ना कि कौन सा ट्रू है, तो करेक्ट तो एक ही ऑप्शन होना है इनमें से। तो आपको मेनली फाइंड करना है एमएलई एंड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, तो मैं कह रहा हूँ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लिस्ट स्क्वायर के लिए आप लोग जानते ही हैं क्या करना होता है। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट में आपको समेसन, यहाँ जैसे एप्साइलॉन के लिखा है, एप्साइलॉन के स्क्वायर के फ्रॉम 1 टू n, इसको आपको मिनिमाइज करना होता है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ना। तो ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ से, एप्साइलॉन के क्या आ जाएगा, वाई के माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1 लॉग के या एल एन के, यही है इसका होल स्क्वायर। इसको आप मान लो दिस इज सम फंक्शन ऑफ अल्फा नॉट अल्फा 1, है ना। अब क्या करेंगे आप, 2 वेरिएबल कैलकुलस का फंक्शन है एक, है ना, दिस जी फंक्शन, जैसे जी एक्स वाई लिखते थे कैलकुलस में 2 वेरिएबल में, तो यहाँ जी अल्फा नॉट अल्फा 1 है और आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना, वैसे ही जैसे आप कैलकुलस में मिनिमाइज करते हैं 2 वेरिएबल फंक्शन को। सो दिस इज द फंक्शन, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डेल जी अपॉन डेल अल्फा 1 या अल्फा नॉट, इसको 0 पुट करो, डेल जी अपॉन डेल अल्फा 1 इसको 0 पुट करो। अच्छा, मुझे तो एप्सिलॉन के का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, एक मिनट, तो एमएलई में यूज करेंगे उसको, तो क्योंकि लिस्ट स्क्वायर का यही अप्रोच है ना। एमएलई में क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ता है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ये है। सो
फिर क्या आएगा? तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया है। सो यहाँ से मेनली यही देखना है कि अल्फा नॉट निकल के क्या आएगी और अल्फा 1 क्या आएगी। ये है कि अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है। इन दोनों का वैल्यू यूनिक आएगा, यूनिक आ रहा है मतलब। क्या आएगा? बस एक्स आई की जगह लॉग के पुट कर देना है, मतलब आएगा वाई बार। अच्छा हाँ, जैसे ये तो वही मैं वही कर रहा हूँ, जैसे वाई आई बराबर अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई, यही तो है। बस एक्स आई को इन्होंने लॉग आई ले लिया है, ठीक है ना, वही तो। हाँ ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो तो अल्फा नॉट अल्फा 1 है, तो एक्स आई तो एक्स आई ही रहता है, एक्स आई में कहीं चेंज तो आता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मतलब हमें पैरामीटर से है। तो इस लॉग के को पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है, पैरामीटर तो अल्फा नॉट है। तो जो एक्स आई जैसे चल रहा होता है वैसे लॉग आई चलता रहेगा। तो ठीक है, तो ये जो होता था, जो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा 1 क्या आता है, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, उस तरीके से। और ये जो आता है वाई बार माइनस अल्फा 1 हैट एक्स बार, ऐसे आएगा। तो बस जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसमें बस एक्स आई की जगह आपको लॉग आई रखना है, सेम रहेगा एग्जैक्टली। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा नॉट एग्जिस्ट, यस, एंड यूनिक, यूनिक तो होता है, तो यस। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा 1 एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक, नहीं ये भी यूनिक है ना डेटा पॉइंट के लिए, तो ये गलत है। तो अल्दाउ, हालांकि ऑप्शन मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शन का डिमांड है कि हमें पता है कि क्वेश्चन एमसीक्यू है, 1 मार्क्स वाला है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, तो ये तो हम श्योर है कि ये दोनों गलत ही होगा। अब बस कन्विंस करना आपको गलत क्यों होगा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि एक करेक्ट ऑप्शन अगर मिल गया तो एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट कर सको बाकी गलत ऑप्शन को गलत दिखाने में, क्योंकि आप सही मिल गया आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेंगे। तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। अभी के लिए आप देख सकते हो कि एमएलई क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पे लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं नहीं, एग्जिस्ट करेगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, एग्जिस्ट कर रहा है, लिख रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने गलत बोल रहा है। अच्छा ओके ओके, ओ हाँ हाँ ठीक है, हाँ मतलब एमएलई विल एग्जिस्ट, यहाँ कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ गए। तो जब आप एमएलई निकालोगे सो दैट विल एग्जिस्ट, और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में एमएलई अगर आप निकाले होगे, जैसे होता ना जो डबल एक्सपोनेंशियल, मान लो यहाँ एक्स की जगह एक्स माइनस थीटा होता, तो जब हम एमएलई निकालते हैं तो वहाँ क्या आता है, सैम्पल मीडियन आता है ना। इसमें इस पीडीएफ में अगर x की जगह x माइनस थीटा होता है, वही हो जाना है वहाँ से। जब आप एप्सिलॉन आई की वैल्यू लिखेंगे तो उस तरह से बनेगा ये। तो जब आप इसको, इसमें जब एमएलई वहाँ निकालते थे हम लोग, सिंपल जो डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में b की वैल्यू 1 रख देते हैं, और तब जब सॉल्व करते हैं तो जो एमएलई आती है, एमएलई है ना सैम्पल मीडियन, क्योंकि वो मैक्सिमाइज करना होता है लाइक्लीहुड को, तो मॉड वाले टर्म को मिनिमाइज करना होता है, और वो मिनिमम तभी होगी जब सैम्पल मीडियन आएगा। तो वो एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई सैम्पल मीडियन के टर्म में कोई टर्म्स आएगा, है ना। तो हो सकता है एक्सप्लिसिटली आप नहीं निकाल पाओ, अलग चीज़ है, बट सैम्पल मीडियन विल बी द एमएलई। अगर ये एक्स माइनस थीटा, तो उसी अप्रोच से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये है, तो यहाँ इन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, इसीलिए ये गलत है ना, क्योंकि एमएलई एग्जिस्ट करेगी। कैसे निकालते हैं एमएलई हम लोग, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। तो हमें अब हमारे पास सैंपल क्या है यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट वैसे ही है जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, उस तरह से। मैं कह रहा हूँ अगर आप लाइक्लीहुड जब एमएलई निकालते हैं तो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ किसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे आप। एप्सिलॉन के एक सैंपल है ना यहाँ पे, ऐसा है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, कितने सैंपल साइज है यहाँ, तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, अभी के तक का लेके चलते हैं ना। एन है ना, हाँ यहाँ जी, यहाँ पे एन तक, सही कह रहे हैं। तो एन सैंपल साइज है ना, के की 1 से एन तक है, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एन। तो ये आपके पास IID, दिस इज IID जिसका PDF ये है 1/2 e की पावर माइनस मॉड x, ठीक है। सो ये IID है विथ दिस, एंड नाउ अब आपको तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन, तो इसमें पैरामीटर जो कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एप्सिलॉन आई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एप्सिलॉन आई यहाँ पे है ना, या एप्सिलॉन के जो है वो तो आपको पता है यहाँ से क्या है, yk माइनस अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1, xi कह दो या log k कह दो, बात वही है, xi कह दो आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अल्फा नॉट अल्फा 1 है, वो तो कांस्टेंट है, log k y k कांस्टेंट है। सो उस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे।
तो आप निकालिए लाइक्लीहुड फंक्शन, जो फंक्शन आएगा अल्फा नॉट अल्फा वन का, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ऐसे बनेगा। ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा। हाँ, तो उस तरह से ब्रेक हो जाएगा ना, तो उस तरह से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें एप्सिलॉन के का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं। मतलब ये ऐसा होगा ना, वाई के इज के प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज ए रैंडम वेरिएबल, तो सम के प्लस एप्सिलॉन टाइप का हो गया। सो यहाँ पे ठीक है, तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए ना। ओके, लाइक्लीहुड फंक्शन फिर लिखेंगे एंड देन मैक्सिमाइज करेंगे। बट एग्जाम परस्पेक्टिव तो ठीक है, तो आ गया आंसर तो ठीक है। बाकी ऐसे सॉल्व करके अभी देख सकते हैं कि आई फ्रॉम 1 to n, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। हाँ, मतलब वैसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ना। वाई के का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो आप इंस्टीड ऑफ दिस। तो y1 y2 yn सैंपल अगर लेंगे हम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे आप लोग, क्योंकि y जो होगा सम कांस्टेंट को k लिखने के बजाय मैं कुछ लिख देता हूँ। ये मान लो, इसको मैं कोई कांस्टेंट बोल रहा हूँ, मान लो c है एग्जांपल के लिए, एंड प्लस एप्सिलॉन, है ना, ये, और एप्सिलॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो आप ट्रांसफॉर्म करके y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ही सकते हो। शिफ्टेड एक्सपेंशन हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, शिफ्ट एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सो ये ऐसा आ जाएगा हाफ e की पावर माइनस y माइनस दिस c की जगह वो हो जाएगा, और जहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए तो y माइनस c इज पॉजिटिव, तो y मोर देन c, ये आ जाएगा PDF, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा, एंड देन इसमें लगा लो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब ये अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ एप्सिलॉन i, है ना, यहाँ पे i फ्रॉम 1 to n, एप्सिलॉन i की वैल्यू यहाँ से y के टर्म में ले जाओगे तो वैसा आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, देन आप इसको मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज कैसे करते हो, अभी आप लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट को, जो लिस्ट स्क्वायर वहाँ पे था ना, समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर का सम, उसको मिनिमाइज करते हैं तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मिलता है। लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, नॉर्मली वैसे ही है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो अल्फा नॉट के रेस्पेक्ट में, फिर अल्फा वन के रेस्पेक्ट में, या अगर वो आएगा, अच्छा इसमें शायद वो आएगा पैरामीटर सपोर्ट में भी आएगा, है ना, तो समहाउ मैक्सिमाइज करना है। तो ये है कि एमएलई एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, तो वो देखना पड़ेगा। तो एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल गया है कि एग्जिस्ट करता है, यूनिक है, और ये डज नॉट एग्जिस्ट करके इन्होंने खुद ही ऑप्शन उल्टा बना दिए हैं, ठीक है। और वैसे भी जो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट जो होता है, हालांकि सिंपल, जब वहाँ पे हमें बता रखा होता है कि नॉर्मल है आई थिंक, तो उसमें तो वही रहता है ना, लिस्ट एमएलई और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट सेम ही रहता है सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल में। यहाँ अलग डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया है ना, नहीं तो जब लिखा होता है मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, आई थिंक कहीं पे देखा था मैंने कि जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है वही एमएलई होता है सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल में, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा उसमें, वो देखना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन क्या है ना। मतलब जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकल के आता है सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल में, वही एमएलई भी होता है, ये तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बस सिग्मा स्क्वायर हो, है ना। change हो जाता है। तो उसके लिए वही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ही एमएलई होता है। नेक्स्ट जो है, सपोज x1 x2 xn आर IID रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग PDF f मीडियन थीटा, वी वांट टू टेस्ट h नॉट जहाँ थीटा इज थीटा नॉट अगेंस्ट h1 जहाँ थीटा मोर देन थीटा नॉट है। सो कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट h नॉट, है ना, इफ s इज मोर देन c, तो c कोई है ना क्रिटिकल पॉइंट है, और s क्या है, जहां s है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दिस वेयर xi इज मोर देन थीटा। तो मैं आपसे पूछूं s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अंडर h नॉट, s क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट विच इज मोर देन थीटा नॉट, और h नॉट में कह रहा है कि मीडियन थीटा नॉट है। तो अभी आपने देखा था मीडियन थीटा नॉट है, तो मीडियन क्या करती है, डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो कोई एक रैंडम सैंपल पॉइंट, मतलब ऑब्जर्व रैंडम वेरिएबल मोर देन थीटा नॉट प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेस देन थीटा नॉट प्रोबेबिलिटी हाफ है बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन। तो अंडर h नॉट s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अभी यूज किया था हमने, किसमें यूज किया था, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज नहीं किया था इसका, ये हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, क्योंकि भाई आपके पास n नंबर्स हैं और ईच n रैंडम वेरिएबल्स है,
तो ऑब्जर्व वैल्यू नंबर्स होंगे। सो एन नंबर ईच के पास क्या ऑप्शन है, या तो थीटा नॉट से ज्यादा होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, है ना, ये चीज है। तो कहने का मतलब कि मोर देन, यहां बोल रहा अंडर एच नॉट, जब मीडियन थीटा नॉट है तो क्या होगा, तो हाफ हाफ चांस है मोर लेस होने का। यहां बोल रहा है ऐसे पॉइंट जहां थीटा मोर देन थीटा नॉट हो तो हाफ प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल n कॉमा 1/2 हो जाएगा। ये भी हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज किया है ये इस तरह की चीजें। और तो ये हो गया बाइनोमियल n कॉमा 1/2। अब बताइए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s डिपेंड्स ऑन f। f क्या है, f पे डिपेंड कर रहा है, लग रहा है कहीं f का रोल है, यहाँ पे रोल तो नहीं है, ये तो बाइनोमियल में आ गया ना n कॉमा हाफ, तो बस n पे डिपेंड कर रहा है, f पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा, तो ये तो फॉल्स है। द पावर फंक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा तो पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 में थीटा मोर देन थीटा नॉट है। अच्छा, कह रहा है अंडर h1 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s डज नॉट डिपेंड ऑन f। अब देखिए अंडर h1 कह रहा है, तो h1 में यू डोंट नो द मीडियन। एक्चुअली h1 में क्या बोल रहा है कि मीडियन थीटा नॉट से ज्यादा होगा। अब क्या होगा वो पता ही नहीं आपको। सो कहीं ना कहीं वो थीटा मीडियन फिक्स नहीं है ना। सो मीडियन फिक्स नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हाफ हाफ, पर हाफ हाफ हम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वी हैड द मीडियन फिक्स, और ये थीटा नॉट है, ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट गिवन कांस्टेंट है, तो नंबर है तो उसको थीटा से कोई मतलब नहीं है, थीटा क्योंकि फिक्स हो गया है अंडर एच नॉट में। h1 में थीटा फिक्स नहीं है, तो थीटा अकॉर्डिंग वैरी करेगा, और वैरी करेगा तो वो मीडियन थीटा फिक्स नहीं है, तो मतलब थीटा आर्बिट्री है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी। तो ये मीडियन इस पीडीएफ का है तो पीडीएफ पे डिपेंड करेगी, है ना। तो इसका मतलब है अंडर h1 डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड, ये गलत कह रहा है, डिपेंड तो करेगी, ठीक है। एंड क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि थीटा के टर्म में आपका वो आएगा, तो डिपेंड करेगा ना, थीटा पे डिपेंड करेगी वो। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस विल डिपेंड ऑन थीटा एंड थीटा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीडीएफ एफ। द पावर फंक्शन डिपेंड ऑन थीटा। अच्छा, पावर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, और फिर से h1 में हो क्या रहा है कि मीडियन इज नॉट फिक्स, सो वो थीटा के टर्म में आएगा, और थीटा के टर्म में आएगा, थीटा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सो डिपेंड्स ऑन थीटा। द पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, पर चेक कर लीजिए सर इसमें जो S इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट है ना, जी। इसका क्या मतलब है? मैडम आप क्लास अटेंड किए थे नॉन पैरामेट्रिक का? हाँ सर। हाँ, तो कौन सा वाला टेस्ट था ये जहां हम बाइनोमियल यूज कर रहे थे, शुरू वाला टेस्ट था ना सबसे पहले, किसी को याद है? सिलेबस देखना पड़ेगा, जहां पे हमने यही अप्रोच, सेम अप्रोच तो यूज किए थे वहां पे। टेस्ट था क्या, साइन टेस्ट? साइन टेस्ट, हाँ साइन टेस्ट में, साइन टेस्ट में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन यही था। अब जाके साइन टेस्ट का थ्योरी पढ़ो, आपको समझ आएगा। ऐसे मैं बता देता हूं, आप देखो देयर आर, आप मुझे ये बताओ नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, ये जो स्टेटमेंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल। नॉमिनल। तो यहां सक्सेस जो है एक्स आई मोर देन थीटा नॉट है, यहां जो हम सक्सेस बोल रहे हैं एक्स आई मोर देन थीटा नॉट है, और यहां जो फेलियर है एक्स आई लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट है, ठीक है। सो दिस इज आवर सक्सेस। साइन टेस्ट में मैंने ये अप्रोच यूज किया है, साइन टेस्ट का यही अप्रोच हमने वहां भी यूज किया था, साइन टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक बाइनोमियल आया था। तो ये सक्सेस है और ये आपका फेलियर है। अब कोई एक एक्स की वैल्यू है, या तो इधर आएगी या इधर आएगी, सो ईच आउटकम हैज ओनली टू चॉइस, सक्सेस और फेलियर। एंड हाउ मेनी ट्रायल्स आर देयर, देयर आर n ट्रायल्स। तो इन n ट्रायल्स नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, यहां क्या बोल रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी तो पता ही होगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स दैट लाई इन दिस रीजन, मतलब सक्सेस, तो नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स ये पूछ रहा है आपसे। सो दैट विल हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी, पी यहाँ हाफ है क्योंकि कोई वैल्यू थीटा नो या तो ज्यादा होगी या लेस देन इक्वल टू होगी, तो हाफ हाफ चांस है बिकॉज ऑफ मीडियन, ठीक है।
देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है आपको। एक्स बी द ऑब्जर्व्ड सैंपल ऑफ साइज 1, ठीक है ना, एंड एन की वैल्यू 1 है। पॉपुलेशन विथ पीडीएफ दिस बेस्ड ऑन एक्स कंसीडर टेस्टिंग H0 जहां ये पीडीएफ है, H1 जहां ये पीडीएफ है, विच इज द फॉलोइंग। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल है। क्यों बोल रहा हूँ सिंपल वर्सेस है ना, पीडीएफ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जैसे जब आप बोलते हो ना H0 में थीटा की वैल्यू 1 है अगेंस्ट थीटा 2 है, तो इनडायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर रहे हो। एग्जांपल के लिए सैंपल है नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तो आपने थीटा 1 रख दिया, नॉर्मल 1 1, तो मतलब H0 में वहां पीडीएफ है नॉर्मल 1 1 का H0 में, और H1 में पीडीएफ है नॉर्मल 2 कॉमा 1। सो जब आप बोलते हो सिंपल वर्सेस सिंपल, डेफिनेशन जिन लोगों को याद होगा कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है, वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड या ऑल पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड। क्योंकि पैरामीट्रिक जो एस्टिमेशन होता है, ये पैरामीट्रिक इन्फेरेंस, उसमें होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, और पैरामीटर आपने फिक्स कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर दिया आपने, मतलब पीडीएफ फिक्स कर दिया आपने, ये चीज़ है। तो यहाँ पे वही है कि H0 में एक फिक्स पीडीएफ है, H1 में फिक्स पीडीएफ, तो सिंपल वर्सेस सिंपल है। और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहती है, एनपी लेमा क्या कहती है, नीमन पियर्सन लेमा, कि सिंपल वर्सेस सिंपल में लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, likelihood function under H1 less than equal to k, this will give you the most powerful critical reason। ये नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट कि लाइक्लीहुड फंक्शन, और ये सिंगल सैंपल साइज है, तो पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। सो है ना, पीडीएफ इन थीटा नॉट या H0 और पीडीएफ इन थीटा 1 लेस देन इक्वल टू k, दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब आपको डिवीजन करना तो आता ही होगा, तो इस पीडीएफ को डिवाइड कर दीजिए इस पीडीएफ से, थोड़े से कैलकुलेशन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा, इनमें से कोई एक निकल के आ जाएगा। तो बस मतलब अगर इतना मैं लिख ही दूं, दिस पीडीएफ ऊपर लिखना है, ये पीडीएफ यहां लिखना है, मतलब यहाँ थीटा नॉट मतलब लिखा हूँ रिप्रेजेंट के लिए H0 H1 करने के लिए, है ना, ये है। सो डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा, वहाँ पावर में चला जाएगा, एंड देन आपका ये आंसर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन, आप सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछो फिर, लेकिन ट्राई करके पूछना, ठीक है, आसान है। एनपी लेमा एंड, और ये बोलता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है ये क्रिटिकल रीजन होगा, और एनपी लेमा कहता है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। सिंपल वर्सेस सिंपल में, सिंपल वर्सेस कंपोजिट में वो कार्लिन रूबिन थ्योरम आता है। तो अब आते हैं इस पे 29, चलो तो ये मैं देखिए 29 ठीक से, so now if r square से r में डिफाइंड है fxy x into y, then the maximum value of किसका f on the ellipse। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर जो मेथड होता है उसका क्वेश्चन है, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना लाग्रांज मल्टीप्लायर से। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, x को cos थीटा, y को साइन थीटा बाई √2, चलेगा जी, देख लीजिए क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ना पैरामेट्रिक फॉर्म को, देख लीजिए, है ना। तो हो गया, अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, fxy को, तो fxy अब f थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा cos थीटा एंड साइन थीटा अपॉन √2। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 2 थीटा अपॉन 2√2 ये है। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 साइन 2 थीटा की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2√2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2√2, मिनिमम वैल्यू -1/2√2, देख लीजिए। तो ये आंसर है उस क्वेश्चन का। तो मैक्सिमम वैल्यू, हाँ कह रहे थे बिना पैरामीट्रिक में चेंज किए भी डायरेक्ट कैलकुलस यूज करके वो डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा। नहीं समझ आया, थोड़ा साउंड वैसे। सर वो कह रहे थे कि जैसे एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन को, तो उसमें एक्स दूसरा फंक्शन एक्स वाई और इस बार बांध के सब्स्टिट्यूट करके वो डिफरेंशिएट जी उससे भी आ जाएगा, हाँ। अब जी मान लीजिए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। मतलब एक क्वेश्चन करने के 50 तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका जानते हैं तो एनफ है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर किसी एक को ब्रेक कर लीजिए। सो जैसे अगर वाई स्क्वायर चाहिए तो 1 - x² / 2, अब ये जी एक्स बन गया। अब इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए आप,
कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके, ये है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका आंसर है 1/2√2। आप चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल आंसर की से, और कोई आंसर अगर मैच ना करे, क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप जैसे पीछे भी सॉल्व किया है तो आप अगर मैच करना, अगर नहीं हो तो फिर पूछना आप, ये है। मतलब चेक कर सॉल्व करके आओ, फिर डाउट पूछो, नहीं होता है तो। 30 देखिए क्या है, ए बी 2x2 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज बी ए, ओके, एंड ट्रेस 5 है। अच्छा, पहली लाइन का मतलब ये थ्योरम है, मैं आपको बताऊं कि ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ना, ये एक थ्योरम है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम। ये कह रहा है कि ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है इस तरीके से कि ए बी इज बी ए फॉर ऑल रियल मैट्रिक्स बी। तो क्वेश्चन है कि ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, वो 2x2 के किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है, मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग, कम्यूटेटिव है ना, कम्यूट कर रही है, हाँ। सो दे आर कम्यूटिंग विथ ऑल 2x2 मैट्रिक्स। सो मुझे बताइए ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए कोई पर्टिकुलर काइंड का मैट्रिक्स होगा, एक का मैट्रिक्स होगा सर। स्केलर होना पड़ेगा जी। सो इससे ये समझ आता है कि ए हैज टू बी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ए कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि कोई भी n×n की मैट्रिक्स जो बाकी हर n×n मैट्रिक्स साथ कम्यूट कर रही है, सो दैट हैज टू बी स्केलर मैट्रिक्स, है ना, ये है। तो वो ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि इट विल कम्यूट विथ ऑल, और स्केलर मैट्रिक्स की हर नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर होती है। तो अगर इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे तो एनी वेक्टर इन R² इज अ आइगन वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि आइगन वेक्टर का डेफिनेशन नॉन जीरो है। सो एनी नॉन जीरो वेक्टर इन R² इज द आइगन वेक्टर ऑफ दिस स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो है ना। ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है जो हर 2x2 मैट्रिक्स साथ कम्यूट कर रही है, तो ये दिस इंप्लाइज कि ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप। अब बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इज 5, तो यहां से आपको समझ, ये यहाँ का ए के बारे में कहाँ बता रहा है कि कम्यूट कर रही है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, वो तो सिंगुलरिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, इनवर्टिबिलिटी। पगला उगला गया हो का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, ए बी इक्वल टू आई। तो आई कहां लिखा है यहाँ पे, कहीं लिखा है आई, नहीं, फिर कम्यूटेटिव, पता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स ऑपरेशन, कब बोलते कोई मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स में भी होते हैं ना, वो 1 × 2 बराबर 2 × 1, इसका मतलब नंबर्स आर कम्यूटिंग, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। एनीवे, सो ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ट्रेस हमारा 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2k इज 5, सो k इज इक्वल टू 5/2, और पूछ रहा है डिटर्मिनेंट बताओ a का, तो ये जो पूछा वो दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k², सो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका आ जाएगा 25/4, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, देख लीजिए, ठीक है जी। तो मतलब थ्योरम अगर याद है ठीक है, नहीं तो आप कैसे डिसाइड करोगे क्या है, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये है, क्योंकि वो थ्योरम है इसलिए हमने डिसाइड कर लिया इजीली। चलिए 31 पे आते हैं। सो 31 जो कह रहा है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन अ सेट ऑफ 5 बल्ब्स, तो 5 बल्ब है उसमें 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब है कि 5 बल्ब है, 2 डिफेक्टिव 3 गुड, टोटल 5 हो गया, ठीक है ना। तो 5 में 3 डिफेक्टिव है, टू रिमूव द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स द बल्ब्स आर चूजन रैंडमली 1 by 1 एंड टेस्टेड, तो इसका मतलब 1 by 1 क्या विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक निकाला देखा डिफेक्टिव है कि नहीं, फिर वापस से बाहर रख दिया, फिर दूसरा निकाला बाहर रख दिया, इस तरह से होगा। The bulbs are chosen randomly 1 by 1 and tested. If X denote the minimum number of bulb that must be tested to find out the 2 defective bulbs. तो देखो वैसे ही हो गया क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड सक्सेस, तो यहाँ डिफेक्टिव को हम सक्सेस बोल रहे हैं और गुड बल्ब को फेलियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड सक्सेस, इस तरह से। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है
कि नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक बाइनोमियल, बर्नौली में ट्रायल्स आईआईडी होने चाहिए, तो उसके लिए विथ रिप्लेसमेंट का केस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नेगेटिव बाइनोमियल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। इसने कहा एक बल्ब निकालेंगे, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव है उसको बाहर रख देंगे, मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना कि टेस्टेड 1 by 1, तो मतलब ये हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि, है ना, बोल रहा है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन द 5 बल्ब्स, टू रिमूव द 2 बल्ब्स, तो रिमूव करना है, तो कैसे पता चलेगा? तो एक एक करके बल्ब निकालेगा, है ना, तो रिमूव करेगा वो। सो मतलब कहना मतलब ये जो ड्रॉ यहाँ कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, तो इसलिए आप नेगेटिव बाइनोमियल नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। सेंस वही है कि हम लोग तब तक परफॉर्म करेंगे ट्रायल्स जब तक कि दोनों डिफेक्टिव बाहर ना आ जाए, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट में बर्नौली ट्रायल नहीं होगा, ईस्ट ट्रायल, क्योंकि ईस्ट ट्रायल आईआईडी होने चाहिए कि हर ट्रायल पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ट्रायल। ईस्ट ट्रायल पे 2 ही आउटकम होने चाहिए, तो 2 आउटकम तो है यहाँ, डिफेक्टिव या गुड, लेकिन वो ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल नहीं है, तो नेगेटिव मैनुअल नहीं लगेगा, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ये है। So X denote the minimum number of bulbs that must be tested to find out the 2 defective bulbs। तो ये तो पक्का है कि लास्ट ट्रायल जो है वो सेकंड डिफेक्टिव बल्ब है, ये ठीक है, क्योंकि हमें 2 डिफेक्टिव बल्ब निकलने तक ही एक्सपेरिमेंट करना है। सो आपको पूछ रहा है X बराबर 3, तो इसका मतलब पूछना चाह रहा है कि थर्ड ट्रायल रिजल्ट सेकेंड डिफेक्टिव बल्ब। निकालिए इसकी प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी है तीसरे ड्रॉ में दूसरा डिफेक्टिव बल्ब आएगा। तो क्या मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव आ गया, दूसरा गुड आ गया, तीसरा डिफेक्टिव आ गया, मतलब ऐसे आउटकम्स लिख रहा हूं, पहला गुड आ गया फिर दोनों डिफेक्टिव आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी न चाहता आपको? यही 2 केस है, डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव, गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और कुछ होगा? देखिए, क्योंकि तीसरे ट्रायल पे दूसरा डिफेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग टू रिमूव 2 डिफेक्टिव बल्ब। तो ठीक है, अब देखो पहला बॉल निकालो, डिफेक्टिव आना चाहिए, सो 2 डिफेक्टिव आउट ऑफ 5, दूसरा गुड आना चाहिए, अब एक डिफेक्टिव बाहर हो चुका है, ठीक है। सो गुड कितने हैं? 3 आउट ऑफ 4, अगला डिफेक्टिव चाहिए, एक डिफेक्टिव बचा हुआ है आउट ऑफ 3, क्योंकि एक एक बाहर होता जा रहा है हर बार, प्लस वैसे ही होगा, आई थिंक सेम ही आएगा, यही डबल कर दो। गुड चाहिए तो देर आर 3 गुड आउट ऑफ 5, डिफेक्टिव there are 2 defective out of 4, then 1 defective out of 3। सिंप्लीफाई कीजिए जी, कितना आता है आंसर, मैच कीजिए आप फिर से आंसर किससे। तो ये आ गया ना 12 बटे, कैंसिल करना है, कैंसिल कर लो, ये भी ऐसे ही होगा। सो 1/10 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5, देख लीजिए जी, तो 1/5 शुड बी द आंसर। मैच कर लीजिए ऑफिशियल आंसर किस। 32 कह रहा है कि एक्सएन सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, मीन 4 वेरिएंस 9, नॉर्मल नहीं कहा है, ठीक है ना, जस्ट आईआईडी है, ओके। और वाईएन ऐसा है, ठीक है, वाई एन एक्स बार है ना, तो यहाँ जो वाई एन इन्होंने लिखा है वो एक्स बार है, अच्छा ठीक है। सो नाउ पूछ रहा है कि लिमिट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन -4, मतलब एन तो लार्ज हो गया, तो सैंपल साइज लार्ज है, तो आप लगा सकते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो मुझे बताइए वाई एन -4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, जिनको समझ आ रहा है, वाई एन लाइक एक्स। पिछला क्वेश्चन का आंसर 0.2 आएगा ना, आंसर दिया है 0.28 से 0.32। हाँ तो कुछ मिस्टेक हुआ इसका मतलब, तो चेक कीजिए जी बाकी लोग। 31 ना, फिर से देखते हैं। 2 defective bulbs are present in a set of 5 bulbs. To remove the 2 defective bulbs, bulbs are chosen one by one and tested. If A denote the minimum number of bulbs that must be tested to find out the 2 defective bulbs. Minimum number of bulbs that must be tested. तो कम से कम 3 बल्ब को टेस्ट करना पड़ेगा, 2 फाइंड आउट द डिफेक्टिव। बाकी लोग चेक कर लीजिए आंसर क्यों ऑफ है ना। सर मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया जी, उसमें 0.3 आया है सर। अच्छा कैसे किया? सर मैंने पहले 5
से 3 बल्ब चूज कर लिया 5C3 प्रोसेस में, फिर वो जो ऊपर में दिया है ना, मतलब 2 बल्ब जो है उसमें 2 से 2 ले लिया और रिमेनिंग 3 से 1 ले लिया, ऐसे किया है सर। मेरा आंसर 0.3 आ रहा है सर। हाँ तो मैंने वही किया एक्चुअली, इंडायरेक्टली आप देखेंगे मैंने वही किया है। सो 3 गुड है, यही ना। तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि 5 में 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 5, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ये होता है, तो 5 में से आपको 3 ड्रॉ करना है ना, 5C3, एंड यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव चाहिए, तो इसमें से एक चाहिए, यही ना। यही किया सर, यही किया। अच्छा, तो इसका मतलब उसमें वो भी केस ले रहा है। सो आपको 2 डिफेक्टिव ड्रॉ करने हैं, मतलब 3 ट्रायल में 2 डिफेक्टिव आ जाने चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब इसने ये केसेस लिए हैं कि 3 ट्रायल में 2 ऐसा भी हो सकता है हाँ कि एक भी डिफेक्टिव ना आए, क्योंकि 2 तो बचेंगे अभी। डिफेक्टिव ना आए, लेकिन हमें तो क्वेश्चन ने बोला है ना कि x डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, यस सर, इसमें नहीं आएगा जी। अच्छा, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। तो 2C2 इज 1, 3, 5C3, 5C2 जो कि आ जाएगा 10, तो 0.3। तो हमारा आंसर अलग क्यों आया? चेक करो जी कैलकुलेशन, वो मैंने कैलकुलेशन में शायद एरर किया होगा, देख लेते हैं फिर से। क्या लिखा था मैंने? डिफेक्टिव, गुड, डिफेक्टिव और कैलकुलेशन सही है आपका। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से गुड, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, तो इसमें जो केसेस ले रहा है कि 2 डिफेक्टिव, मतलब ये तीसरा केस भी यहाँ कंक्लूड हो रहा है कि डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, गुड। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना ये वाला। मतलब ये कहना चाहिए 3 ट्रायल है ना, तो 3 ट्रायल में 2 डिफेक्टिव और 1 गुड आ जाए, तो इसका मतलब ये तीनों केस कंसीडर कर रहा है। तो जो हमने निकाले, तो यहाँ से आया 1/10, 1/10, 1/10, तो ये हो गया 3/10, तो 0.3 ये हो गया एक्चुअली। तो मैंने भी पहले 2 केस लिया था, तो इसका निकालेंगे तब भी आंसर ये है 0.1/10 ही आएगा। तो ये लिखने का मतलब ये है कि ये वाला केस भी इंक्लूड हो रहा है, 3 केस। तो जो मैंने किया, मैंने पहले 2 केस लिए थे, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ लास्ट वाला डिफेक्टिव मान के चल रहा हूँ। तीसरा केस मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल तो वहाँ 2 हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली, वही तो कह रहा हूँ। तो वहाँ वही कर रहे हैं, जो वहाँ कर रहे हैं वही हो रहा है एक्चुअली। The bulbs are chosen randomly 1 by 1 and tested. X denote the minimum number of bulbs that must be tested to find out 2. तो इसमें तो मिनिमम 2 ही बल्ब चूज करेंगे तभी दोनों डिफेक्टिव बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली जैसे आप निकालेंगे, जैसे मैंने इसका लिखा था, डिफेक्टिव कितने हैं 2/5, एंड यहाँ से तो मतलब ये जिन्होंने आंसर की बनाए हैं उन्होंने भी ये फॉर्मूला यूज़ किया है, तो उससे आंसर किया गया, या उन्होंने किया होगा तो इस तरीके से तीनों किया होगा, तो इस तरीके से है, तभी तो 0.3 आंसर है, क्योंकि 0.3 उस बीच में आ रहा हूँ रेंज में, तो इसीलिए। नहीं तो हम 2 लेंगे तो 0.2 ही आएगा इससे। फिर देख लो, कैलकुलेशन देख लेता हूँ। तो डी डिफेक्टिव कितना है 2, 5 में से गुड है 3, है ना। सो 3 है इसमें से, 4 में से, फिर 1 डिफेक्टिव 3 में से, यही था, बात तो बराबर ही है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 1/10, हर बार 1/10 ही आएगा। इसका भी निकालेंगे तो भी 1/10 ही आएगा। पहला डिफेक्टिव तो 2 में से 2/5, दूसरा डिफेक्टिव 1/4, तीसरा गुड 3/3, हाँ दोनों डिफेक्टिव तो आ चुका है बाहर। तो इसमें भी करोगे भाई 5 2 10, ये कट गया, 1/10 ही आएगा। तो ये मतलब जिन्होंने आंसर की बनाए हैं उन्होंने ये तीनों केस कंसीडर किया है, और ये डूइंग दिस मीन्स कंसिडरिंग ऑल 3 केस। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 3 ट्रायल 3 बार ड्रॉ कर रहे हैं, और 3 बार में क्या होना चाहिए कि दोनों डिफेक्टिव बाहर आ जाए और एक दूसरा। तो 2 डिफेक्टिव कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे ये है कि 2 डिफेक्टिव कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया इन्होंने कि 3 में से 3 बॉल ड्रॉ किया, मतलब 3 जो भी आइटम ड्रॉ किया, बल्ब्स ना, 3 बल्ब्स ड्रॉ किए, उसमें से 2 बल्ब डिफेक्टिव आ जाएंगे, 1 गुड आ जाएंगे। तो यहाँ मतलब यहाँ ऑर्डर वो नहीं कर रहा है, फिक्स नहीं कर रहा है कि बस 2 डिफेक्टिव होने चाहिए और 1 गुड होने चाहिए, चाहे किसी भी ऑर्डर में आ जाए, ये चीज़ है। तो मतलब है ना, तो डूइंग दिस मीन्स दिस, तो मीन्स जिन्होंने आंसर की बनाया उन्होंने ये किया। अब आप डिसाइड कर लो कि क्या सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स बोला है ना, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ दूसरे
तीसरे ट्रायल में दूसरा डिफेक्टिव आया, यहाँ तीसरे ट्रायल में दूसरा डिफेक्टिव आया, यहाँ दूसरे ट्रायल में ही दूसरा डिफेक्टिव आ गया, तो तीसरे ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं पड़े भाई, यहाँ पर तो यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि थर्ड ट्रायल तब परफॉर्म करना पड़ेगा जब डिफेक्टिव दूसरा नहीं मिलेगा। दो ही डिफेक्टिव है, दोनों डिफेक्टिव पहले दो ट्रायल में ही बाहर आ गया, तो इसको इंक्लूड करने का क्या सेंस है आप बताइए। तो मेरे अकॉर्डिंग द आंसर 0.2 ही होगा। अब इनके ऑफिशियल आंसर की में ये है, तो इसका मतलब उन्होंने ये किया है ना। अब आपने लॉजिक से डिसाइड कीजिए क्या सही है, वो कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते। तो X n be a sequence of independent identically distributed random variable each having mean 4 and variance 3, ठीक है। y n x बार है, मैं फिर से कह रहा हूँ जो आंसर की बना रहा है वो भी हमारे आपके जैसे ही कोई इंसान ही है, वो किसी टीचर ही है, किसी जिस सूटे पेपर बनाए हैं उन्होंने आंसर की बनाए हैं, तो वैसा ही है। सर जनरली क्या होता है ना, ज्यादातर टीचर लोग और सब ये बताते हैं कि नॉन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस जहाँ भी होता है ना, डायरेक्ट NCR कॉम्बिनेशन केसेस में रिजॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगा सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए है ना। इसी कारण तो वो आंसर आता है। ठीक है। तो एक्शन वी सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल, मीन 4 है, वेरिएंस 9 है, ठीक है ना। तो ये मैं अभी कह रहा था आपको कि x बार y तो x बार है, तो जो yn है वो x बार है। अब x बार -4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, बताइए जिन लोगों को आइडिया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। वैसे तो आप ये जानते होंगे लेकिन बात बराबर ही है, 3/√n, यही ना जी। तो यहाँ √n लगा देता हूँ, अब बता पाएंगे इजिली ना, ये है। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, इस थ्योरम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल 0 1 है, तो ये क्या बनता है 0.9। हाँ 0 सिग्मा स्क्वायर, 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। 0.9 को मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं √n को बाहर निकाल लूंगा इसमें से, ये जो √n डिनोमिनेटर में है ना, तो स्क्वायर होगा तो n हो जाएगा और बाहर आ जाएगा तो 1/n। तो ये क्वांटिटी जो लिखा हुआ है दिस इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इस √n को मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब बचा क्या, अब बचा एक्सपेक्टेशन, yn को मैं x बार ही लिख देता हूँ, तो x बार -4 का होल स्क्वायर, ये बचा अभी, ये बचा। और यहां से हम बता सकते हैं, बताइए, तो ये स्क्वायर का मतलब वेरिएंस और मीन में ले आ सकते हैं इसको ना। तो यहां से आप डिसाइड कीजिए कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका मीन 0 है और इसका वेरिएंस 9 है, तो मीन 0 है, तो जब ex 0 है तो वेरिएंस ex स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ √n टाइम x बार -4, इसका स्क्वायर जो है इसके वेरिएंस के इक्वल होगा क्योंकि इसका मीन 0 है, तो इसका मतलब ये आना है 9 ही। अब √n को बाहर निकाल, क्योंकि हमें जरूरत √n की नहीं है वहां पे, है ना, तो हम क्या करते हैं √n को बाहर निकालते हैं, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो √n का स्क्वायर बाहर आएगा, n बन के आएगा, तो इधर चला जाएगा। तो जब इसको बाहर निकालोगे तो ये 9/n हो जाएगा ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक 1/n पहले से है और इसका आंसर आ जाएगा 9/n, तो 9/n स्क्वायर, तो आंसर 0 आना चाहिए, चेक कर लीजिए, देख लो और आंसर की मैच कीजिएगा ना, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है और ना मैंने देखा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। मतलब तो सर √n नहीं होता तो भी 0 ही आता ना। हाँ हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्योंकि वैसे भी वो एक एक्स्ट्रा n जनरेट किया है, तो वो तो वही आता। जो 33 है, WT इज अ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, है ना। सो ठीक है, तो हमें तो पता ही है WT के बारे में। WT का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल 0t होता है, और इसमें जो होते हैं दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0t, और ये इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है इसमें। तो कंडीशनल का फॉर्मूला हमने लिखाया था लास्ट टाइम, तो अगर आपको ये याद हो कि W4 मतलब WT2 गिवन WT1 इज इक्वल टू n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो वो लगा लीजिए, उससे आ जाएगा ना। वही तो T2 की जगह 4 है, जो T2 लिख रहे हैं वो 4 है, T1 2 है, N 2 है। तो हमने 2024 वाले पेपर में आपको फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया था, इसका डिराइव किया था, कुछ आया था नॉर्मल, बताइए जिनको याद है। देखो 2024 में भी पेपर क्वेश्चन आया था, ये मतलब सेम नहीं है, मतलब इस टॉपिक पे, तो हमने वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कर लिया था इसका, उसको यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा।
ठीक है, देख लेना, हमने बिना T1 T2 के रेस्ट्रिक्शन के ड्राइव किया था कि मीन क्या आएगा, वेरिएंस क्या आएगा। तो मीन तो आई थिंक 0 ही आया था क्योंकि नॉर्मल है ना ये, और इन कोमा मिनिमम ऑफ T1 माइनस T1 कोमा T2। n था यहाँ पे, n नहीं आएगा, हाँ इन रहेगा, n था, अच्छा। सो n कॉमा मिनिमम ऑफ T1 कोमा T2। आगे कुछ नहीं, नहीं मुझे लग रहा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। सर वो n कॉमा T2 माइनस T1 होगा। n कॉमा T2 माइनस T1, हाँ n कॉमा T2 माइनस T1, अच्छा। वेरिएंस T2 माइनस T1। ओ, लेकिन वो तब होगा जब आप अज्यूम करेंगे कौन किससे ज़्यादा है। मैं फिर से ड्राइव करता हूँ, देखो, क्योंकि मुझे याद नहीं है, जब याद नहीं होगा तो ड्राइव करेंगे ना, तो मुझे तो याद। सो इसमें अगर मैं ड्राइव करके दिखाऊँ आपको देखो भाई, सो WT2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 T2 है। अब एग्जाम में भी आपको देखो याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं याद है तो ड्राइव करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको यही करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो। नॉर्मल 0 T1 और इसका कोवेरिएंस क्या होता था, याद है फॉर्मूला इसका, ये था ना मिनिमम ऑफ T1 T2 आई थिंक ना, चेक कर लेना। ये कोवेरिएंस दोनों इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये T1 कॉमा WT2 ये तो बाईवेरिएट नॉर्मल होगा ना, बाईवेरिएट नॉर्मल। अब पहले का मीन 0, दूसरे का मीन 0, पहले का वेरिएंस T1, दूसरे का वेरिएंस T2, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन रूट अंडर T1 इंटू T2। यहां तक ओके है जी। सो ये बाईवेरिएट नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, अब कंडीशनल निकालिए, ये x है ये y है, तो हमें चाहिए, मान लो ये xy है ना, ऐसा बोल देते हैं xy, तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ किसका निकालूं, y गिवन x है ना, मैं बोलता हूँ मान लो ये xy है, लेट्स से x कॉमा y है ये दोनों, तो y गिवन x इज इक्वल टू n। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था कि म्यू जो y है, y का मीन जो कि है 0 प्लस रो, तो रो यहाँ पे है, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। तो जब मुझे देना था मुझे याद था, अभी भूल गया हूँ, तो ठीक है ना, ड्राइव कर लेंगे। तो ऐसा था कि T1 T2 रूट है, तो ये हो गया रो, फिर क्या करते हैं आप, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 मैंने सिग्मा 2 किसको लेना है, तो जो पहले होता है उसका आता है ना T2 by T1। हाँ T2 रूट में ना, रूट T2 बाई रूट T1, बिकॉज सिग्मा है ना, क्योंकि n माइनस म्यू n माइनस जीरो, जीरो। हाँ n माइनस वाई एक्स का मीन। ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए। तो फाइनली जो डिराइव करेंगे आप, तो ये T2 तो यहाँ कैंसिल कर देगा, तो ये T2 इस T2 को गायब कर देगा और T1 बचेगा। तो यहाँ से आया n मिनिमम ऑफ T1 T2 बाई, ठीक है, सो यहाँ से आया n मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 अपॉन में T1। ठीक है, और मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना T1 T2 पर, ये लार्जर स्मॉलर वो तब होगा जब यहाँ पे मैं T1 T2 लिख दूंगा कुछ उस तरह से। तो ये है, अब ये मीन आ गया। ऐसे ही वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज n। सो y में है ना, y जैसे हमने इसको बोला हुआ है, x मैंने इसको एक बार देख लेना, ठीक है, y इज WT2, x इज WT1। सो क्या होता है 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू जो पहले है उसका, तो सिग्मा 2 स्क्वायर, यही है। सो 1 माइनस रो स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस और रो क्या ये है, सो मिनिमम ऑफ T1 T2 इसका होल स्क्वायर अपॉन T1 T2, यही रहेगा जी, और सिग्मा 2 स्क्वायर, तो मैंने y जो पहले है y का वेरिएंस T2, ये है, देख लीजिए। तो ये लगाओ उस फॉर्मूले में, देखो अब आंसर क्या आएगा। सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ऐसा आ जाएगा T2 माइनस T2 कट जाएगा, सो मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 का होल स्क्वायर अपॉन T1, यही ना। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे यही ना आपका क्वेश्चन,
यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 4 है, T1 2 है और N 2 है, रखो। सो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लगाइए, हमें चाहिए W4 का होल स्क्वायर W2 है ना, तो इसका मतलब है हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ W4 का स्क्वायर गिवन W2 इज 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, EX स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ W4 गिवन W2 इज 2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ W4 गिवन W2 इज 2 और इस पूरे का स्क्वायर, वेरिएंस है ना, मीन स्क्वायर प्लस वेरिएंस EX स्क्वायर। अब लगाइए इसमें, सो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ दिस, तो यहाँ T2 4 है, T1 2 है, तो कौन सा छोटा है, T1 छोटा है तो मिनिमम T1 होगा, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा उसका आगे लिखा था मैंने, यहाँ पे थोड़ा और भी था ना टर्म जो मैंने लिखे नहीं, तो ठीक है, एनीवे देखो, चलो इसको हटा देते हैं। देखिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बताओ आंसर निकालो। वहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी है, जैसे आपको पुट करना है, T2 इज़ 4, T1 इज़ 2, तो इसका चाहिए तो T2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, T1 है 2, ये हो गया ये वाला टर्म, प्लस मीन में यहाँ पे लिखा हुआ N इज़ 2, मिनिमम ऑफ T1 T2 2 अपॉन, अच्छा 2 कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर है जी। सो चेक, सो 4 माइनस 2 2 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो आंसर शुड बी 6, देख लीजिए। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ जो मैंने y नाम दिया है, y हमने WT2 का नाम रखा था और जो x आपको दिख रहा है वो WT1 का नाम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ गिवन कंडीशन यूज करके बहुत इजीली हो सकता है। अच्छा ओके, तो वैसे आप कह रहे हैं कि उसको सिंप्लीफाई कर ले, है ना, तो उससे भी W2 का वैल्यू रख देंगे, हाँ, और W2 को फिर W2 के आगे का W2 to 4 हो जाएगा, उसका फिर 2 आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आप चाहें तो 4 आ जाएगा। है ना, W4 को W24 माइनस W2 प्लस W2 है ना, और हमें पता है कि स्टेशनरी या इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, तो ये स्क्वायर रहेगा। अभी ये ठीक है, तो इन दोनों का, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, है ना, क्योंकि 0 2 4, तो W4 माइनस W2 इस इधर है और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 2 है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 2 है। वो तो W2 दे रखा है। हाँ अच्छा, W2 इक्वल टू 2 है, ओ फिर तो पुट कर देंगे, हाँ तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच जैसे ये बता रहे हैं तो उससे भी किया जा सकता है ना, तो उसे शायद कम टाइम में हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि अगर आप उस तरीके से करेंगे सॉल्व, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, एक मैंने किया, दूसरा जैसे ये बता रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा कि हम लोग ये W4 जो दे रखा है उसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन, सो W4 जो है W4 माइनस W2 प्लस W2, इसका होल स्क्वायर गिवन W2 इज 2, ये कह रहे हैं आप। तो आगे सर हो जाएगा W4 क्या हो जाएगा, W4 माइनस W2 का होल स्क्वायर प्लस W2 का होल स्क्वायर। अच्छा A माइनस B होल स्क्वायर, तो इसको कुछ नया, ये जो है अभी मान लीजिए x है, ये y है लेट से, तो एक्स वाई अभी जो हो जाएगा IID नॉर्मल 0 2, लेकिन हमें y गिवन है ना यहाँ पे, सो इट इज समथिंग लाइक x प्लस वाई होल स्क्वायर गिवन, है ना, यहाँ से गिवन y इज इक्वल टू 2, ये है क्योंकि इसका नाम मैंने x रखा और इंडिपेंडेंट स्टेशनरी इंक्रीमेंट। स्टेशनरी क्या होता है कि इक्वल लेंथ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 2 4 के बीच का लेंथ वही है जो 0 से 2 के बीच का लेंथ है, ये T1 T2 है ना, 0 2 4, तो ये W2 इधर है, W4 माइनस W2 इधर है। तो यहाँ से ठीक है, आप ये कह रहे हैं ओपन कर लेते हैं, तो वैसे ही पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही पुट कर देंगे तो ही आ जाएगा।
प्लस टू का होल स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई 2 रख देता हूँ, 4 प्लस 2ab 4x, वाई गायब हो गया क्योंकि वाई यूज़ कर लिया हमने। तो अब एक्स वाई इंडिपेंडेंट था ना इसीलिए, तो हमने y को यहाँ पुट कर दिया तो सिर्फ x का फंक्शन होगा, ये समझिए। x प्लस 2 का होल स्क्वायर गिवन y इज 2, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो y गिवन गायब हो जाएगा। तो इससे जैसे करेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप खोल दीजिए इसको, तो ex स्क्वायर प्लस 4 टाइम ex, x किसका नाम रखा है मैंने, w4 माइनस w2, मतलब नॉर्मल 0 2 है। तो नॉर्मल 0 2 में अगर सॉल्व करेंगे तो ex स्क्वायर वही वेरिएंस 4 प्लस मीन का स्क्वायर, 1 मिनट सॉरी, ex स्क्वायर कितना होगा, वेरिएंस के इक्वल, मीन तो 0 है, 2 हो जाएगा, 2 होगा 2। वेरिएंस क्योंकि मीन 0 है x का ना, नॉर्मल 0 2 है x का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2 प्लस 4 प्लस 0, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 2 है, y का भी नॉर्मल 0 2 है, तो यहाँ से आ गया 6। तो ये इजियर समझ सकते हैं अगर आपको लगता है तो, नहीं तो जितना मैंने किया है उतना कर सकते हैं लेंदी। तो दूसरा अप्रोच ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है थर्टी फोर कह रहा है कि xn बी अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 1 2 3 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है टीपीएम। तो ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 2, यही है। एंड नाउ अब इसको आप ब्रेक, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c गिवन a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ इनिशियल प्रोबेबिलिटी कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा इसीलिए। तो स्टेट क्या है 1 2 3, अच्छा स्टेट तो 1 2 3 है ना। तब ब्रेक करेंगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये स्टेट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि है ना, ये टाइम 1 है और स्टेट 1, तो स्टेट 1 देन टाइम 2 पे है ना, टाइम 1 पे, क्योंकि यहाँ n 1 से स्टार्ट है, n इज द टाइम है ना। अब पता होगा जो xn बिलोंग्स टू s, तो n जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और s जो है आपका स्टेट स्पेस है। तो स्टेट स्पेस मतलब रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू अटेन कर सकती है वो s में होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपल x1 इज 1, x2 इज 1 गिवन x1 इज 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x3 इज 2 गिवन x1 इज 1 x2 इज 1। बट हम जानते हैं मार्कोव चेन का डेफिनेशन कहता है कि जो फ्यूचर डिपेंड ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, तो x3 विल डिपेंड ओनली ऑन x2 नॉट ऑन x1, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सिर्फ x2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, तो x2 इज 1। अब ये अपॉन, अब ये लिख लीजिए ऐसे ही। तो यहाँ भी दिक्कत ये है कि x2 पता नहीं, आपको x2 पता होना चाहिए क्योंकि इमीडिएट है ना, फ्यूचर पास प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट यहाँ पता नहीं है, x1 x2 तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, या ये समझिए कि टाइम 1 से टाइम 3, 1 से 2 स्टेट में जा रहा है, तो 2 स्टेप में ना जा रहा था, तो पी स्क्वायर निकाल लेंगे उससे भी आ जाएगा, ये तो वैसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम मुझे लगता है उसी तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं x2 को k मान लूँ तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू k गिवन x1 इज 1 इंटू, यहाँ लिखता हूँ इंटू प्रोबेबिलिटी x3 इज 2 गिवन x2 इज k एंड यू राइट समेशन k फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। k क्या हमने माना, सेकेंड टाइम 2 पे या नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जा रहा है वो, है ना, एट टाइम 2 पे k स्टेट में है। अब ये 1 by 1 लिख लो, तो ये तो कट जाएगा, कॉमन निकाल के हटा दोगे, अब बाकी टीपीएम से आंसर आ जाएगा, देखो बाकी चीज़ें टीपीएम से आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली स्टेट 1 में था, अगले टाइम में स्टेट 1 में ही है, तो 1 से 1 जाना है 1 स्टेप में, तो 1 से 1 1 स्टेप में, तो ये है 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 1 में जाना है एक स्टेप में, तो 1 by 2 इंटू, नेक्स्ट है
टाइम 2 पे 1 स्टेट में है, टाइम 3 पे 2 स्टेट में है। तो 1 स्टेट से 2 स्टेट में जा रहा है एक स्टेप में, स्टेप मतलब एक टाइम गैप कितना है, तो एक स्टेप में 1 से 2 में जा रहा है। तो 1 से 2 1/4 अपॉन, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये समेसन है। अब यहाँ अलग अलग टर्म्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे अभी मैं मान लेता हूँ K1 है इनिशियली। अच्छा ये तो क्या ना K पे डिपेंड करेगा, तो उसमें अलग अलग टर्म्स आएंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लो। तो इनडायरेक्टली बेस थ्योरम यूज़ हो रहा है, समझ लो। तो क्या होगा, अब पुट को रेके करके K को 1 रखते हैं, तो K को 1 रखेंगे तो 1 से 1, फिर 1 से 2, ये वही है जो पहला था वहाँ पे। K को 1 रखने में वही आएगा ना जो ऊपर है, तो ये तो वही रहेगा 1/2 इंटू 1/4 प्लस, जब K को 2 रखेंगे तो 1 से 2, तो 1 से 2 1/4 और 2 से 2 1/3, जब K को 3 रखेंगे तो 1 से 3, तो 1/4 एंड 3 से 2 1/2। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग, कितना आता है। आप भी लिखो मेरे साथ, तो आपको आंसर समझ आएगा क्या आएगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो 1/4 तो कॉमन समझ आ रहा है, सब में 1/4 है, काट सकते हैं। तो यहाँ 1/2 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 6, ये आ जाएगा जी। सो 1/2 इंटू 6/8, सो 3/8 समझ आ रहा है, देख लीजिए आप, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, देखो मैच हो रहा है क्या। तो ये एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज अ वन वे, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया है इसमें पूरा। सर इससे अच्छा सर पी स्क्वायर के सर बस वही वैल्यू निकाल ले 1 2। हाँ यहाँ बस पुट कर दो, directly हो तो इतना नहीं जाएगा। करना पड़ेगा। अगर Yes, sir. पी स्क्वायर निकाल लोगे तो हाँ तो बस एक ही वैल्यू निकाल स्टेट 2 से 1 में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम निकाल लो बस। हाँ यस सर। तो पी स्क्वायर में 2 1 निकाल लो, 2 स्टेप में जा रही है 1 से 3, तो वो भी इजी रहेगा। जो डिनोमिनेटर इतना लंबा चौड़ा मैंने किया है, तो इंस्टेड जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली आप पी है ना वैसे कर लेंगे, तब भी हो जाएगा कि 2 से जाना है स्टेट 1 में 2 स्टेप में, है ना। तो पी स्क्वायर निकाल के ये एलिमेंट निकाल लो, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम पी स्क्वायर में, तो आप देखेंगे यही मिलेगा जो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ आया है। ये जो डिनोमिनेटर आया है ना, ये वही पी स्क्वायर मैट्रिक्स में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम जो होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है ना, वही आएगा। तो उससे भी कर सकते, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, मैंने किया है इतना नहीं करना पड़ेगा फिर आपको, ये है। तो इजीली हो जाएगा, पी स्क्वायर निकाल लेंगे ना तो डिनोमिनेटर में इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। 3 से है ना, स्टेट 2 से 1 में जा रहा है, 1 से 3 2 स्टेप में, तो पी स्क्वायर निकाल के 2 1 कर लो। 2 1 या 1 2, एक मिनट मैंने 2 1 लिख दिया, 1 2 ना, क्योंकि इनिशियली स्टेट 1 में है और कहाँ जा रहा है 2 स्टेप में, स्टेट 2 में, 1 से 2 जा रहा है ना। टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 3 पे स्टेट 2 में है, तो 2 स्टेप में 1 से 2 में जा रहा ना, तो ये नॉट 2 1 1 2, पी 1 2 फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम चाहिए होगा। तो ये दिस इज पी स्क्वायर 1 से 2 है ना, पी स्क्वायर में निकाल लो 1 से 2, 2 स्टेप में जाना है 1 से 2 में, तो उससे इजीली आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है कैलकुलेशन कीजिए। ये तो बहुत आसान सा है ना। तो x1 x2 x3 बी द नॉर्मल है ना, ट्राई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेक्टर, वेरिएंस कोवेरिएंस। आपको ये डेटा दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको पता होगा कि दिस क्वांटिटी कैन बी रिटर्न एज ए ट्रांसपोज x, है ना, और x मैं इसको बोल रहा हूँ, x वेक्टर इज दिस वन, तो है ना, तो a क्या होगा, सो a ट्रांसपोज जो मैंने लिखा है ये होगा 1 - 2 + 2, और x है x1 x2 x3, तो ये जो मल्टीप्लाई करो वही आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x1 - 2 x2, रूट लेना पड़ेगा ना, वो देख लेते हैं, उधर ले आते हैं तो राइट में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये लिख देते हैं a²x, और a² का नाम अभी के लिए मैं y रख देता हूँ। तो मुझे आप लोग बताइए y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये निकालना ना बस। नॉर्मल 0 14 आ रहा है। सो क्या आता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ए है ना, y इज a ट्रांसपोज x, तो ये आता है a ट्रांसपोज म्यू और a ट्रांसपोज सिग्मा a, ये फॉर्मूला है, a ट्रांसपोज म्यू
ए वैक्टर आपका ए ट्रांसपोज वैक्टर ये है, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इज दिस वैक्टर। तो आप ए ट्रांसपोज को म्यू तो जीरो ही है, तो ए ट्रांसपोज म्यू निकालेंगे जीरो ही आएगा, तो ये तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जीरो आ गया, मतलब मीन जीरो आ गया, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जीरो। अब आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिग्मा ए, ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, कितना आता है 4 14, तो 14 ये सब मल्टीप्लाई, तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ए ट्रांसपोज का मतलब है ये ए ट्रांसपोज ही है, तो ए जो मैं ले रहा हूँ ए इज वैक्टर का मतलब जनरली कॉलम वैक्टर होता है, ठीक है ना, तो 1 -2 and 2 दिस इज ए वैक्टर, ए ट्रांसपोज ये है। तो आपको ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा से, फिर जो मल्टीप्लाई होकर आएगा फिर मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ये थ्योरम है कि वाई का, तो इससे आ जाएगा दिस। अब अगर ऐसा हो गया तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, दिस क्वांटिटी इज प्रोबेबिलिटी वाई स्क्वायर इज लेस देन 7/2 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मॉड वाई लेस देन दिस, ठीक है जी। एंड खोल दो इसको, तो इसको अगर खोलोगे आप तो y लेस देन √7/2 मोर देन माइनस √7/2, मीन तो जीरो ही है, बस इसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए इसके वेरिएंस से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से ना, y माइनस मीन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √14, तो √14 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, तो √14 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा 1/2, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप जस्ट डिवाइड कर दो, तो फाइनली क्या बन के आएगा, तो प्रोबेबिलिटी z माइनस 1/2 से प्लस 1/2 ये बन के आएगा आपके पास, z की वैल्यू माइनस 1/2 से प्लस 1/2 आ जाएगा। और इसको जब आप खोलेंगे तो 5 at 1/2 माइनस 5 at माइनस 1/2, और 5 माइनस 1/2 जानते हैं 1 माइनस 5 1/2, तो 2 टाइम 5 ऑफ 1/2 माइनस 1, और 5 1/2 वहाँ दे रखा है, अच्छा 5 ऑफ माइनस 1/2 ही दे रखा है, तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस 5 माइनस, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अब इसको 2 × 1 माइनस 5 ऑफ माइनस 1/2 कर सकते हैं, और ये डेटा आपको पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इसको पुट करके आंसर निकाल लीजिए। किसी को क्वेरी है तो बताइए। और जो मैं लिख रहा हूँ इससे है ना घोचपच हो रहा है, तो आप खुद अपना लिख के देखो, जैसे स्टेप बाई मैंने लिखा है तो आप भी अपना स्टेप वाइज लिखो, आप देखो आपका क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, सीखना आपको है, ठीक है। तो 1 by 1 जैसे जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे आप कैलकुलेट करो, फिर वहाँ से फाइनल आंसर निकालो, और आप अगर यहाँ आंसर निकाल पाओगे तो एग्जाम में भी निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना ये, पढ़िए क्या कह रहा है। सो टाइम ऐसे हो ही गया, चलो कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं, तो जैसे आपको पता ही था क्वेश्चन नंबर 1 से 5 1 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 2 मार्क्स का था, ये आपके पेपर में यही होगा हर साल, ये सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 11 से 35 1 मार्क्स वाला था, अब क्वेश्चन नंबर अगला दिख रहे हैं आपको 36 से 65 2 मार्क्स वाला होगा, तो ये पैटर्न गेट में है। तो इस तरह से एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से ये 1 मार्क्स का था, अब 2 मार्क्स का है। तो 36 से 65 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अभी 1 to 35 सॉल्व करके आइए, उसमें कुछ डाउट रहेगा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू, बाकी डाउट क्लास चलेगी।